चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ, मतलब कोई चीज कैसे घटी, मतलब वो घटना कैसे हुई, कब हुई, कौन से ईयर में हुई और कहाँ पर, किस स्थान पर हुई। प्राचीन काल में इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। मीन आज का जो एक दिन बीतता चला जाता है वो हमारे हिस्ट्री में काउंट होता चला जाता है। क्लास 6 में हमने बिल्कुल वैदिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, 7th में हमने मेडिवल टाइम जो आपके मुस्लिम्स आ गए थे उन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, लगभग आपकी 17th सेंचुरी तक, आपकी 8th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक हमने क्लास 7th में पढ़ा। और अब हम आपकी 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हैं इस बुक के अंदर। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको इस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वास्तव में ये बुक है और इसके लिए हमें कहाँ से, जो हिस्ट्री की जो बुक है, जो हिस्ट्री का जो मैटर है उसके लिए कहाँ से हमें सोर्सेज मिले हैं, ठीक है। इतिहास हमें क्या बताता है, हिस्ट्री होती क्या है, बस इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। एक टाइप का इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, you have already read about the ancient and the medieval Indian history. फिर you have already read, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं एंशियंट प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जो क्लास 6 में पढ़ी थी, एंड द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मध्यकाल का भारतीय इतिहास जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था। दिस बुक डील्स विद द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इस बुक में आप हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। It throws lights It throws light on the life of the people along with the political and the military events. करें, इसमें लोगों के जीवन पर और साथ साथ उनकी राजनीतिक और उनकी जो सैनिक घटनाएं हुई उन पर प्रकाश डालेंगे। द डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी का विकास कैसे हुआ। द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा की प्रणाली कैसे विकसित हुई। द न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकों का विकास कैसे हुआ। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर्ट, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा आर्ट कला पर, लिटरेचर साहित्य पर, आर्किटेक्चर वास्तुकला पर, have also been dealt with this volume मतलब इस पार्ट में, इस खंड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से आपका कि डिफाइन हिस्ट्री या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट रिटर्न चैनोलॉजिकली। देखिए, हिस्ट्री एक डिस्क्रिप्शन है, एक विवरण है, किसका, लोगों का विवरण, स्थान का, प्लेसेस जगहों का, घटनाओं का जो पास्ट में घट चुकी हैं, चैनोलॉजिकली होती है एक तिथि के अनुसार, मतलब कौन से वर्ष क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जब हम सभी तिथियों को एक साथ क्रम में लिखते हैं, ठीक है, उसको हम तिथि क्रम अनुसार बोलते हैं। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफस्टाइल, इसमें लोगों की लाइफस्टाइल का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस समय में लोगों का जीवन कैसा था, वो विवरण बताया गया है। कस्टम्स, उनके रीति रिवाज कैसे थे, ट्रेडिशन, क्या क्या उनकी प्रथाएं थी, कल्चर, कैसा उनका कल्चर था, रिलीजियस बिलीफ, क्या क्या उनके धार्मिक विश्वास थे, एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अवर एंसेस्टर, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। यस प्रिया बोलो। क्रोनोलॉजिकली, तिथि के अनुसार, सभी घटनाओं को तिथि के अनुसार लिखना, एक क्रम में लिखना, पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई, ठीक है। एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, कि ये डिस्क्रिप्शन है, एक हिस्ट्री एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसमें लोगों के लाइफस्टाइल, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम, रिलीजियस बिलीफ, उनके धार्मिक विश्वास, सब के बारे में विवरण दिया गया है। इट ऑल्सो डील्स विद द सोशल एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पास्ट, और इसके साथ साथ ये बताता है कि सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, लोग कैसे उस समय में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ अपनी सेटलमेंट करते थे। इन दिस बुक, इस बुक के अंदर द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से भारतीय समाज ने प्रोग्रेस किया, इसके बारे में हम बात पढ़ेंगे। और एजुकेशनल सिस्टम, हमारी शिक्षा नीति किस प्रकार विकसित हुई, एंड द टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक का विकास कैसे हुआ, एंड द इफेक्ट, और उसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा आर्ट पर, आर्किटेक्चर पर,
एंड लिटरेचर पर हैव आल्सो बीन डिस्कस, उन सब पर डिस्कस किया जाएगा जितने भी चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, डेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स क्यों महत्वपूर्ण है। आपने देखा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारी डेट याद करनी है, और डेट याद करना हमें थोड़ा सा बोरियत लग सकता है, हम भूल जाते हैं हम डेट्स को याद करना। तो बेटा डेट्स को जब याद करना हो तो हमें उसको एक स्टोरी के मेथड से याद करना चाहिए, या फिर सारी की सारी डेट्स को हम क्रम में लिखें। मतलब जैसे कि पहले 1526 में क्या हुआ, 1530 में क्या हुआ, 1540 में क्या हुआ, ऐसे डेट वाइज लिखकर उनके इवेंट जब हम सामने लिखेंगे और जब हम बार बार उन्हें पढ़ेंगे तो वो डेट और उनकी घटनाएं हमें याद हो जाएंगी। वरना पहले अगर हम 1400 की बात करते हैं, फिर हम 1200 की, फिर 1600 की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट याद करने का सबसे अच्छा मेथड है कि हम उनको एक सीक्वेंस में लिखें और उनकी घटनाओं को उनके सामने लिख दें, तभी हम उसे याद कर सकते हैं काफी लॉन्ग टाइम तक। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट, डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड द स्टडी ऑफ डेट्स। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टडी में क्या शामिल होती है, स्टडी ऑफ डेट्स, डेट्स की स्टडी करना। हमें सभी डेट्स का पता होना चाहिए, कौन से इवेंट कौन सी डेट को हुए थे। डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक एंड द चैनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिया। कहते डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यदि हम उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम उसे लर्न करना चाहते हैं और तिथि के अनुसार अगर हम उसे लर्न करें तो हिस्ट्री डेट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी घटनाएं कौन कौन से समय में हुई हम उन्हें लाइन वाइज याद करें। However, it is very difficult to tell the defined date of some important event. फिर however जब भी बहुत मुश्किल हो जाता है, it is very difficult, बहुत मुश्किल है to tell the defined date, कि defined date वही निश्चित डेट को बताना। some important events, कुछ important events के लिए उनकी निश्चित डेट को बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एग्जाम्पल इज लिखा हुआ है ना बेटा, इट इज कर लो। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ डेट फॉर इवेंट्स, किसी इवेंट के लिए डेट फिक्स करना कि भाई इसी डेट को ये इवेंट स्टार्ट हुआ था। which took place over a certain period of time, जो कि एक निश्चित समय में हुआ। One such event was the occupation of India, उनमें से एक इवेंट था भारत का व्यवसाय। ऑक्यूपेशन क्या था, बाय द ब्रिटिश लोगों के टाइम में। In such cases, we can mention a time period, but cannot fix a defined date. कह रहे हैं इन सब चीजों में हम टाइम पीरियड को तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम कोई एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। अब देखिए मेन इवेंट्स क्या बताए गए हैं, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के मेन इवेंट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के मेन इवेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश काल है ये, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, कैसे स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, उसके बारे में। ठीक है, ये मेन इवेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी बेटा। ये आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे हम इन सभी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं वो जानेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का होना, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब ब्रिटिश लोगों का प्रशासनिक सिस्टम। किस तरीके से उन्होंने अपने प्रशासन को स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने प्रशासन को मतलब लोगों पर कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने नई नीतियां बनाई, क्या क्या थी वो, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, किस तरीके से वो अपने प्रशासन को चलाते थे, ये सब आएगा आपका इसमें। नंबर थर्ड, ब्रिटिश
revenue and administrative policies। कि ब्रिटिश लोगों का रेवेन्यू कर प्रणाली और उनकी जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को लेकर जो उन्होंने नई नई नीतियां चलाई, किस तरीके से उन्होंने लोगों के व्यवसाय को खत्म किया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का उन्होंने सोचा, किस तरीके से उन्होंने बाकी के जितने भी राज्य थे किस तरीके से उनका कंट्रोल किया, क्योंकि ये तो एक कंपनी बनकर आई थी यहाँ पर, इसका काम था सिर्फ भारत में आकर व्यापार करना। लेकिन ये धीरे धीरे भारत के शासक बन बैठे। उन्होंने कौन कौन सी नई रेवेन्यू सिस्टम चलाया, कौन कौन से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चलाई, ये सभी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की मेन घटनाओं में आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि किस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, नई नई फैक्ट्रीज बनने लगी। ठीक है, उन फैक्ट्रीज में किन किन चीजों का उत्पादन किया जाता था, विदेशों में किन किन चीजों की डिमांड थी, और अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या नीतियां अपनाई, वो सब हम करेंगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। First War of Independence 1857 में हुआ ये। 1857 का विद्रोह, 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी उसने ब्रिटिश लोग ये जान गए थे कि अब भारतीय लोग यदि एक हो गए, क्योंकि 1857 के अंदर जो अलग अलग राज्यों से जो लोग थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, चाहे उनकी मतलब अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र कराने के लिए वो ये काम कर रहे थे, लेकिन उनके इस वॉर से उनके ये प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है, स्वतंत्रता का प्रथम विश्व युद्ध 1857 का जो विद्रोह हुआ, उससे जो ब्रिटिश लोग ये जान रहे थे कि एक ना एक दिन उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। ये जो 1857 की क्रांति हुई ये इतनी पावरफुल थी, लेकिन ये इसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था कि ये क्रांति उस वक्त में सफल नहीं हो पाई कि अलग अलग जो भाग भारत के बटे हुए थे, अलग अलग जो प्रदेश थे, अलग अलग जो टेरिटरीज थी, वहां के शासकों ने अलग अलग समय में विद्रोह किया। ठीक है, वो एक साथ मिलकर आगे नहीं आए, बल्कि उनकी कुछ पर्सनली उनके रीजन थे जिसके कारण वो लड़ रहे थे। एक साथ मिलकर उन्होंने सामूहिक रूप से विद्रोह नहीं किया। यदि विद्रोह एक साथ इकट्ठा हो जाता तो हमारा देश लगभग 90 साल पहले ही आजाद हो जाता। लेकिन अलग अलग टाइम में हुआ, अलग अलग एरिया के अंदर हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश इस विद्रोह को दबा पाए। लेकिन वो जान गए थे कि भारतीय जो है अब ज्यादा देर तक वो उन्हें नहीं रोक पाएंगे, उन्हें स्वतंत्र करना ही होगा। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन सिस्टम। नया एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या था कि गुरु पढ़ाते थे और शिष्य सुनते थे, ठीक है। लेकिन अब जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर लेकर आए। इंग्लिश भाषा लोग सीखने लगे, उसके साथ साथ नई नई टेक्निक सीखने लगे। तो शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में हम इस इवेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मतलब सामाजिक और धार्मिक क्या क्या रिफॉर्म सुधार हुए, सुधार को लेकर क्या क्या आंदोलन हुए हमारे भारतीय समाज में,
कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी। ठीक है, उन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और किस तरीके से नए नए एक्ट पास हुए जिससे कि इन बुराइयों को दूर किया गया, उनमें से कुछ के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह नहीं होता था, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी गई, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया। तो कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां थी हमारी कंट्री के अंदर जिन पर पाबंदी लगी और उनमें सुधार करने की कोशिश की गई समाज सुधारकों के द्वारा, सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा। और धार्मिक ऊंची और नीची जाति में जो भेदभाव होता था, ठीक है, और छुआछूत की जो भावना थी देश के अंदर, किस तरीके से जो हमारे सुधारक थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने किस तरीके से आंदोलन चलाए और ये सुधार करने की कोशिश की। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। सती प्रथा पर पाबंदी लगाना, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, लड़कियों को शिक्षा की अनुमति देना, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, इन सब काम में ब्रिटिश भी समाज सुधारकों के साथ थे और उन्होंने ही ये नए एक्ट पास किए थे जिसमें सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, बाल विवाह पर प्रतिबंधी लगाई गई, विधवाओं को दोबारा शादी करने का आदेश दिया गया, मतलब उन्हें एलो कर दिया गया कि अगर कोई विधवा विवाह करना चाहती है तो कर सकती है। जोहर प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, आगे देखिए। फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनलिज्म। देखिए वो कौन कौन से फैक्टर थे, वो कौन कौन से कारक थे जिसके कारण राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर बनी, लोगों के अंदर एकता की भावना आई और वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को आजाद कराने के लिए वो एक साथ आगे आए। क्या क्या ऐसे कारक थे, क्या ऐसा हुआ कंट्री के अंदर कि जो अलग अलग प्रदेशों के लोग थे वो मिलकर एक साथ हो गए। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने भी कई ऐसे जैसे ब्रिटिश लोगों ने रेल का निर्माण किया, जब उन्होंने ट्रेन चलाई अलग अलग प्रदेशों के लोग एक दूसरे के साथ आने लगे, समाचार पत्र बन गए, कई ऐसे नए नए कारक थे जिसके कारण क्या हुआ, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने लगे, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश को, जब सबने जाना कि हम सबकी प्रॉब्लम्स तो एक हैं, तो वो सब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया। तो इस तरीके से कई फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय का राष्ट्रीयता के लिए आंदोलन होने लगे, लोग अपने देश को आजाद करने के लिए एक साथ हो गए और भारतीय मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। इस इवेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस बनी। ठीक है, आगे आपने पढ़े होंगे बहुत सारे नेताओं के नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, कई सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे महात्मा गांधी ने चलाया भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे कहा जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और भारत आजाद हुआ 1947 को, भारत आजाद हुआ और आजादी होने के बाद भी भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं आई जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। तो ये नहीं कि डिवीजन बहुत इजीली हो गया, डिवीजन तो हुआ लेकिन बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे, यहाँ पर आकर उनके रहने का इंतजाम करना, उनको नए व्यवसाय देना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा समस्या थी इस चीज को लेकर और किस तरीके से उनका पुनर्निवास किया जाए, उन्हें व्यवसाय दिया जाए, उनके भोजन का इंतजाम किया जाए। ठीक है, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाए, जगह जगह शिविर लगाए गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से आए थे, एक अकेले दिल्ली के अंदर ही 5 लाख लोग थे। बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान गए भी, बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो क्या क्या समस्याएं हुई, भारत जो है आप देखते हैं ना
मगध का प्रदेश अलग था, अवध का प्रदेश अलग था, ठीक है, मराठा अलग थे, है ना, सिखों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अलग अलग साम्राज्यों को एक कर कर एक भारत राष्ट्र बनाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों को एक करना और मिलाकर एक भारत देश बनाना, एक ही यहाँ पर सरकार का चलना, इन सब राज्यों को इकट्ठा करना कि लोग अपने जातिगत भेदभावों को भूलें कि हम लोग तमिल हैं, हम लोग बंगाली हैं, हम हरियाणवी हैं या हम पंजाबी हैं, ठीक है। इन सब भेदभाव को दूर कर कर वो सब रियासतें मिलकर एक हुई। इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब एक होने के बाद भी जो हमारा भारत था वो क्या हुआ, एक देश के रूप में आगे आया। तो ये सब इवेंट्स है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है बेटा, आगे देखिए, पेज चेंज कर लीजिए। H4 नंबर पेज है, द मॉडर्न पीरियड अ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम है, ठीक है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को कई भागों में बांटा है। हिस्टोरियंस हैव डिवाइड इंडियन हिस्ट्री ऑन डिफरेंट बेसिस, उन्होंने भारतीय इतिहास को कई अलग अलग आधारों में बांटा। जेम्स मिल कौन थे? एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स और थिंकर थे, ब्रिटिश आर्थिक और विचारक थे। जेम्स मिल ब्रिटिश थे और उन्होंने एक बुक लिखी, उनकी बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनकी बुक का क्या नाम था बेटा? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के राइटर थे जेम्स मिल, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स और एक थिंकर थे। हैज डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया इन द थ्री पीरियड के अंदर। कौन कौन से पीरियड थे वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो हम क्लास 6 में पढ़े उसमें हमने किसी भी मुस्लिम राजा के बारे में नहीं पढ़ा, वो हिंदू इतिहास था, फिर मुस्लिम इतिहास शुरू हुआ और फिर ब्रिटिश इतिहास। इस टाइप से उन्होंने बांट दिया। There are other historians, लेकिन कुछ और भी इतिहासकार थे who have simplified his division, जिन्होंने अपना डिवीजन किया भारतीय इतिहास का by categorizing the Hindu, Muslim and Christian period. उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन नाम दिया। Some other scholars, कुछ और भी विद्वान थे, have divided into three periods, जिन्होंने इन्हें तीन पीरियड में डिवाइड किया, ancient, medieval और modern। ठीक है, all these divisions have their own merits as well as demerits. इन सब डिविजन्स के अपने अपने गुण हैं और अपने अपने अवगुण भी हैं, अपनी अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, अपनी अपनी कमियां भी हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात लेते हैं हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की, तो मतलब क्या जब हिंदू थे, क्या जब मुस्लिम पीरियड आया तो क्या उस वक्त में कोई हिंदू राजा नहीं था? बस हमने धर्म को लेकर उस पूरे टाइम पीरियड को मुस्लिम का टाइम पीरियड बना दिया, तो ये करना तो गलत है। ठीक है, जब ब्रिटिश काल आया तो रहते तो यहाँ हिंदू थे, हिंदू राजा थे, हिंदुओं के कल्चर थे, लेकिन उसको टाइम देना ब्रिटिश या क्रिश्चियन, ये भी गलत है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ वो हुआ एंशिएंट, प्राचीन हिस्ट्री, मेडिवल, मध्यकाल की हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री। अब जो हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं उसमें हमने हिस्ट्री को तीन ही टाइप में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। देखिए, द वर्ल्ड मॉडर्न, जो वर्ल्ड मॉडर्न है, जो आधुनिक वर्ड है, शब्द है, दैट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच वी आर लिविंग, ये हिस्ट्री का वो टाइम है जिसमें हम जी रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है ये। हाउएवर दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय द इंडियन हिस्टोरियंस, हालांकि ये शब्द भारतीय इतिहासकारों ने बताया था, किसके लिए बताया था? टू डिस्क्राइब द लाइफ, डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उस वक्त में प्रशासन का स्टाइल कैसा था, आर्ट कैसी थी, आर्किटेक्चर, वास्तुकला कैसी थी, that have been developed the first half of 18th century, जो कि 18वीं शताब्दी के पहले उत्तरार्ध में बनती, एंड इन द 19th and 20th century, 19वीं, 20वीं और 18वीं शताब्दी के हाफ सेंचुरी में। आपको पता है बेटा शताब्दी क्या होती है? सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को हम सेंचुरी कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं सन, देखो बेटा, यदि मैं बात करती हूँ 1530 तक, ये कौन सी सेंचुरी है? मीन्स 1500 तो कंप्लीट हो चुके,
1500 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 15वीं शताब्दी खत्म और 1501 से आपकी 1600 तक आपकी 15th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। समझ रहे हैं आप? अब ये कह रहे हैं आपकी 18th सेंचुरी के हाफ में। 18th सेंचुरी का हाफ क्या हुआ आपका, बताइए? 18th सेंचुरी का हाफ क्या हो जाएगा? 18th सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? 1701 से। 1701 से स्टार्ट हुई, मतलब उसके पहले के 50 साल, 1701 से 1750 की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का क्या मतलब है? मतलब 18वीं सेंचुरी खत्म, 18वीं सेंचुरी खत्म और 19वीं स्टार्ट। जब सन 1800 आया तो 18वीं सेंचुरी तो खत्म हो गई, 1801 से आपकी 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, तो ये 1900 तक चली। और 1901 से 2000 तक आपकी 20th सेंचुरी, 2001 से 2000 3000 तक, नहीं बेटा, 2001 से आपकी यहाँ तक हो जाएगी आपकी 21वीं सेंचुरी। 2001 शुरू हुआ ना, अब 2021 चल रहा है, 2022 23 ऐसे करते तक 2099 आएगा और फिर 2099 के बाद जब 2100 आएगा, 2100 साल आएगा ना, जब 2100 वर्ष होगा, तब हमारी 21वीं सेंचुरी खत्म हो जाएगी और 22वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी 2101। आपको सेंचुरी का मतलब समझ में आ गया? अगर बात करें, कौन बताएगा मुझे, अगर हम बात करते हैं 13, आप मुझे बताइए, आप 1398, 1398 कौन सी सेंचुरी है ये? 1398 कौन सी सेंचुरी होगी? एनीवन? कोई भी नहीं बताने वाला है? हाँ, 13 तो खत्म हो गई बेटा, कौन सी स्टार्ट हो गई? 14। 13 तो खत्म हो गई, 13 सेंचुरी मतलब 100 वर्षों का समूह। जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो पहली सेंचुरी, 200 वर्ष पूरे हुए तो दूसरी सेंचुरी। अब यहाँ पर 1300 वर्ष तो कंप्लीट हो चुके और 1300 से 98 वर्ष ऊपर चल रहे हैं, मतलब 14वीं सेंचुरी चल रही है। अगर मैं बात करूं 1757 ईस्वी की, ये कौन सी सेंचुरी है बताइए? 7। कौन बोला ये 7? किसने दिया बेटा ये आंसर? आदित्य ने? सौरभ? बेटा एक बार सुनो, सौरभ क्या, गौरव, सौरभ, सौरभ क्या आंसर दे रहे हो बेटा? 7। 7 कैसे हुई बेटा? 1700 साल कंप्लीट हो गए, 1700 पूरे हो गए, 18वीं सेंचुरी हो गई, 1700 ईयर तो कंप्लीट हो चुके और 1701 से स्टार्ट हो गई। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? हम कौन सा, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। कौन सी सेंचुरी है? हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? एनीवन? कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके, जल्दी बताइए? 2021 है, बताइए। एक को भी नहीं पता चला अभी? जल्दी बोलिए, लीव नहीं करने दूंगी क्लास अगर आंसर नहीं दिया तो। बोलो। रजत माइक ओपन करो, रजत माइक ऑन करो। सौरभ? यस मैम। सौरभ 2021 मतलब 2000 सन तो पूरे हो गए, मतलब 20वीं शताब्दी तो पूरी हो चुकी और ये 20वीं शताब्दी तो पूरी, अब 21वीं स्टार्ट है। हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, समझ में आया आपको? अब मुझे बताइए ये कौन सी सेंचुरी है? ये कौन सी सेंचुरी है? 710। 100 वर्षों का समूह होता है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 700 तो कंप्लीट हो गए। कौन सी चल गई अब बताइए? कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई? 8th।
गार्गी, गार्गी, मैम गार्गी बताइए बेटा, मैम बताइए बेटा। 8th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, वेरी गुड। अभी बताइए ये कौन सी सेंचुरी है? रजत, ओपन योर माइक। टेल रजत कौन सी है? जल्दी जवाब दो रजत। मैम कैन आई टेल यस, बताइए, बताइए कौन बता रहा है इसका आंसर? नमन जल्दी बोलो बेटा, आप बोल 13 रहे हो तो। 13, वेरी गुड। आप इसको 100 से डिवाइड करके देख लिया करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2021। यदि मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या है आपका, बताइए ना। यदि हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा बेटा आपका? 20 सेंचुरी कंप्लीट, और इसका मतलब क्या है, 21 वर्ष ऊपर हो गए। अब 20 सेंचुरी तो खत्म हो गई, 21वीं सेंचुरी चल रही है, क्योंकि 21 वर्ष ऊपर हो गए। एक वर्ष ऊपर होते ही अगली सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है सभी को? चलो अभी लीव करो, इसके बारे में अच्छे से मैं कल बात करूंगी एक बार फिर से पूछ लिया। बाय मैम लीव कर दो बेटा क्लास। बाय लीव करो, सचिन लीव करो।